Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 7th September 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about the idea of revival of SARC, South Asian Association of Regional Cooperation. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी हमने देखा था कि एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है जिसमें हमारा देश भारत सिचुएटेड है उसको अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, नदर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। और कल हमने साउथ ईस्ट एशियन 10 कंट्रीज के बारे में देखा था जिन्होंने आपस में ग्रुप बनाई है आसियान। और हमारा देश भारत जो है एशिया के सदर्न एशियन रीजन में सिचुएटेड है। तो आज हम लोग देखेंगे साउथ एशिया के बारे में, बिकॉज ये जो सार्क ग्रुपिंग है इट इज एसोसिएटेड विद साउथ एशिया ओनली। तो सदर्न एशिया जिसमें हमारा देश भारत भी सिचुएटेड है, इट कंप्राइजेज ऑफ 8 कंट्रीज: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया ऑफ कोर्स, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव। और इन 8 देशों ने जो साउथ एशियन कंट्रीज कही जाती हैं, इन्होंने आपस में मिल करके एक रीजनल ग्रुप बनाई है जिसका नाम है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। आप कह सकते हैं कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन हैज़ बीन डेवलप्ड इन लाइन विथ यूरोपियन यूनियन। जैसे यूरोप के 27 देशों ने मिलकर के आपस में ग्रुपिंग बनाई है फॉर पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंगस्ट देमसेल्फ, वैसे ही इन साउथ एशियन कंट्रीज ने मिल करके ये ग्रुप बनाई सार्क। लेकिन यूरोपियन यूनियन जितना ही सक्सेसफुल है कोऑपरेशन को डेवलप करने में अमंगस्ट यूरोपियन कंट्रीज, सार्क आप कह सकते हैं कि उतना ही एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन रहा है। तो देखते हैं व्हाई सार्क हैज फेल्ड। बट बिफोर सीइंग कि व्हाई सार्क हैज फेल्ड, लेट अस सी सम फैक्चुअल डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू सार्क जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सार्क मैंने फुल फॉर्म बताया इसका, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इट वाज क्रिएटेड इन 1985। इसका चार्टर साइन किया गया ऑन 8 दिसंबर 1985, इसीलिए 8 दिसंबर को सार्क चार्टर डे की तरह भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये चार्टर साइन किया गया इन ढाका, बांग्लादेश। और स्टार्टिंग में तो 7 देश ही थे जो फाउंडिंग कंट्रीज थे सार्क के, बाद में अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया। तो अफगानिस्तान हैज मेड द एंट्री इनटू सार्क ओनली इन 2005। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखना है, वो ये है कि सार्क जो ग्रुप है उसका हेड क्वार्टर एज वेल एज सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन काठमांडू, नेपाल। चलिए अब आते हैं सार्क प्लेटफॉर्म के बारे में कि व्हाई दिस प्लेटफॉर्म हैज फेल्ड, व्हाई इट हैज बीन अबैंडन्ड। देखिए, सार्क समिट पिछले 10 सालों से हुई नहीं है। नॉर्मली हुआ क्या कि जब ये सार्क ग्रुप बनाई गई 1985 में, उसके बाद से इन देशों ने फैसला किया कि हम हर 2 साल पे मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन को एक्सप्लोर करेंगे और उसमें कंक्रीट एग्रीमेंट्स भी साइन करेंगे। लेकिन पिछले 10 सालों से सार्क की कोई समिट हुई नहीं है, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि सार्क एज ए प्लेटफॉर्म हैज फेल्ड। जितना सक्सेसफुल यूरोपियन यूनियन रहा है उतना ही फेल्ड रहा है सार्क। क्यों नहीं हुई है पिछले 10 साल से कोई भी सार्क समिट? उसके पीछे बड़ा कारण है पाकिस्तान का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत के अंदर फैलाना, और उसके बाद से इंडिया का डिफरेंस क्रिएट कर लेना फ्रॉम पाकिस्तान। चूंकि पाकिस्तान इज अ कंट्री इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ सार्क, और इंडिया अब नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके के हमारे संबंध रहें। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ आइसोलेटिंग पाकिस्तान ऑन एवरी पॉसिबल फोरम्स, और यही कारण है कि सार्क समिट पिछले 10 सालों से हुई नहीं है। द रीजन, कोर रीजन इज डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हुआ क्या कि 18th सार्क समिट कराई गई इन 2014 एट काठमांडू, और उसके बाद 19th सार्क समिट होने वाली थी इन इस्लामाबाद इन 2016। पाकिस्तान के अंदर होने वाली थी ये सार्क समिट 19th। लेकिन इसके पहले कि ये सार्क समिट होती, भारत के ऊपर कई सारे
क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स होने लगे दैट वेयर स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान ओनली। पहले 2016 में बिल्कुल जनवरी महीने में पठानकोट एयरबेस में अटैक हुआ इंडिया के, ठीक है, उसके बाद भी इंडिया ने थोड़ा सा काम रिएक्शन रखा, बट फिर एक मेजर टेरर अटैक हुआ इन उरी सितंबर 2016, और उरी के बाद से इंडिया ने जो पहला रिस्पॉन्स दिया वो था टू विड्रॉ इटसेल्फ फ्रॉम द अपकमिंग सार्क समिट। इंडिया ने कहा कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सपोर्ट करता रहेगा अगेंस्ट इंडिया, इंडिया इज नॉट गोइंग टू इंटरटेन पाकिस्तान ऑन एनी इंटरनेशनल फोरम्स। और इंडिया ने जब विड्रॉ कर लिया सार्क समिट से, तो इंडिया इज द कोर, द सेंटर ऑफ दिस सार्क समिट। इंडिया इज द heavyweight of this SARC grouping. And when India withdrew from the 19th SARC summit that was to be held in Islamabad in 2016, तो बाद में बाकी देशों ने भी, जैसे बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, इन्होंने भी विड्रॉ कर लिया, and ultimately that 19th SARC summit that was to be held in Islamabad was cancelled. और उसके बाद से इंडिया ने कभी भी सार्क समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने विलिंगनेस को एक्सप्रेस किया ही नहीं, और यही कारण है कि तब से सार्क हैज बीन अबैंडन्ड। पिछले 10 सालों से सार्क की कोई समिट हुई ही नहीं है, और कारण पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान डिस्पाइट विड्रॉइंग फ्रॉम द सार्क समिट दैट वाज टू बी हेल्ड इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान कंटिन्यूड टू सपोर्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया। आपको पता है कि मैसिव अटैक हुआ भारत में, ऐसे तो थोड़े थोड़े अटैक करता ही रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट करता ही रहा है, लेकिन एक मैसिव अटैक हुआ पुलवामा में 2019 में, फरवरी 2019 में, और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स और बढ़ गए अगस्त 2019 में, जब इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को डी ऑपरेशनलाइज कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर इज इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, एंड इंडिया इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमने जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया। दैट वाज एज पर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट पाकिस्तान अननेसेसरीली क्लेम्स कि पाकिस्तान इज ऑल्सो ए पार्टी टू द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसको लगता है कि उसका भी हक बनता है जम्मू कश्मीर पे, और इस कारण से जम्मू कश्मीर से संबंधित कोई भी फैसला लेने से पहले भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए थी, ऐसा पाकिस्तान का क्लेम है। और इसी कारण से जब इंडिया ने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किया, डी ऑपरेशनलाइज किया, तो पाकिस्तान कॉल्ड इट अ यूनिलैटरल एक्शन, जबकि भारत के लिए ऑफ कोर्स इट हैज टू बी यूनिलैटरल बिकॉज इट इज एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। और तब से पाकिस्तान हैज इंक्रीज्ड इट्स एग्रेशन अगेंस्ट इंडिया, और तब से भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई पॉसिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट खत्म हो चुकी है। तो आप कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि सार्क इज डेड। Some of the critics also say that India has killed SARC, but the fact is it is the Pakistan's uh, activities, Pakistan's egregious activities of supporting cross-border terrorism in India that is the reason behind abandonment of SARC platform. Otherwise, अगर SARC successful होता तो ये साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन को हम लोग एक्सप्लोर करते, जिससे जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, काफ़ी सारा ट्रेड पोटेंशियल है इन साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में, उसको हम लोग अनटैप कर सकते थे और सारे देशों को फ़ायदा होता। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, और इस कारण से आज के डेट में सार्क प्लेटफॉर्म पे जो भी पॉसिबल बेनिफिट्स हो सकते थे, ऑल सच बेनिफिट्स हैव बीन लॉस्ट। अब भारत का क्या अप्रोच रहा है साउथ एशियन कंट्रीज को लेकर के? सिंस 2016 हमने सार्क तो अबैंडन कर दिया, तब से भारत ने साउथ एशिया के अंदर, ये जो साउथ एशियन रीजन है, इसमें भारत का पॉलिसी रहा है टू आइसोलेट पाकिस्तान, पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाए, पाकिस्तान के साथ कोई भी कोऑपरेट ना करे। हम चाहते हैं कि हम तो मिले नहीं पाकिस्तान से, कोई भी साउथ एशियन कंट्रीज पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन ना करे। दैट इज द इंडियाज पॉलिसी ऑफ आइसोलेटिंग पाकिस्तान इन साउथ एशिया। और इसके लिए इंडिया प्रोएक्टिवली जो बाकी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन को डेवलप कर रहा है। इंडिया इज एम्फेसाइजिंग ऑन मेनी सब रीजनल ग्रुपिंग ऑफ साउथ एशिया। तो बेसिकली इंडिया इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सार्क माइनस पाकिस्तान, कि साउथ एशियन कंट्रीज के साथ हम कोऑपरेट करेंगे बट एक्सेप्ट पाकिस्तान। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि हाउ इंडिया इज एक्सप्लोरिंग सब रीजनल ग्रुपिंग इन साउथ एशिया एक्सेप्ट पाकिस्तान। देखिए, सार्क प्लेटफॉर्म पे भारत ने बहुत पहले से एक प्रपोजल दिया हुआ था कि हमारी जो
स्पेस एजेंसी है इसरो, वो एक सैटेलाइट लॉन्च करना चाहती है विच विल प्रोवाइड कम्युनिकेशन सर्विसेज टू ऑल द साउथ एशियन कंट्रीज। तो बेसिकली इंडिया ने उस सैटेलाइट का नाम रखा था सार्क सैटेलाइट, एंड इंडिया वांटेड टू लॉन्च दैट, जिससे सारे साउथ एशियन कंट्रीज को फायदा हो। लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रपोजल को होल्ड कर दिया, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किए। तो पाकिस्तान का हमेशा से अप्रोच यही रहा है कि इंडिया के इन्फ्लुएंस को साउथ एशियन रीजन में ना बढ़ने दिया जाए। तो इंडिया अगर कोई भी पॉजिटिव सजेशन लेकर के आता है साउथ एशियन प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे सार्क पे, तो पाकिस्तान उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता ही करता है। तो फिर भारत ने 2017 में फैसला किया कि सार्क सैटेलाइट हम लॉन्च करेंगे और सारे साउथ एशियन कंट्रीज को उसका बेनिफिट देंगे एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान was not allowed to have any benefit of this SARC satellite. उसके अलावा इंडिया हैज बीन फोकसिंग ऑन डेवलपिंग BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल अग्रीमेंट। इसके अंतर्गत ये 4 देश आपस में जब अग्रीमेंट साइन करके इंप्लीमेंट करेंगे तो जो कार्गो ट्रक्स होंगे या पैसेंजर व्हीकल्स होंगे वो आराम से एक देश से दूसरे देश में जा सकेंगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। हाँ, ऑफ कोर्स बॉर्डर पे थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, पासपोर्ट्स वगैरह, वो दिखाने होंगे, बट देन apart from that there will be a seamless movement of cargo as well as passengers across these 4 countries। और ये मोटर व्हीकल अग्रीमेंट ये 4 देश आपस में एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसमें एक थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है भूटान के तरफ से। भूटान BBIN जो मोटर व्हीकल अग्रीमेंट है उसको लेकर के एप्रीहेंसिव है, उसके मन में थोड़ा सा डर है कि अगर मैसिव मूवमेंट होने लगा लोगों का तो भूटान का जो इन्वायरमेंट है, प्रिस्टीन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, वो डैमेज हो सकता है। तो भूटान इज वेरी सीरियस अबाउट मेंटेनिंग इट्स इकोलॉजिकल प्योरिटी या प्रिस्टीन नेचर। तो उसको लेकर के भूटान थोड़ा कंसर्न है, जिस कारण से BBIN पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। बट इंडिया इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ BBIN वेयर अगेन इंडिया इज एक्टिंग इन लाइन विथ इट्स गोल ऑफ आइसोलेटिंग पाकिस्तान इन साउथ एशिया रीजन, कि हम बाकी साउथ एशियन कंट्रीज के साथ इतना कोऑर्डिनेट करेंगे कि पाकिस्तान अपने आप अलग थलग पड़ जाएगा। उसके अलावा बिम्स्टेक प्लेटफॉर्म को इंडिया एक्टिवली फोकस कर रहा है, बिम्स्टेक प्लेटफॉर्म में कोऑपरेशन डेवलप करने के लिए। हाल फिलहाल में मैंने एक आर्टिकल भी कवर किया था बिम्स्टेक से रिलेटेड, जहां हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा था, भारत के ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था कि बिम्स्टेक कंट्री शुड लुक फॉरवर्ड टू अपग्रेड इट्स रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कम से कम हमें आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेना चाहिए। तो बिम्स्टेक को लेकर के हमने हाल फिलहाल में एक आर्टिकल देखा, वहां पे हमने देखा कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने सब प्रपोज किया कि बिम्स्टेक कंट्रीज शुड कम अप विद अ कंप्लीट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ वेरी प्रोएक्टिव इंटीग्रेशन विथ साउथ एशियन कंट्रीज। बिम्स्टेक में कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी हैं। साथ ही साथ सासेक एक ग्रुप है, सासेक एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का ग्रुप है जिसमें सारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं एक्सेप्ट अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो सासेक ग्रुप पे भी इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू डेवलप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, एंड दैट कुड अगेन बी सीन एज एन एक्शन इन लाइन विथ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी गोल इन साउथ एशिया, दैट इज टू isolate Pakistan and develop a sub-regional grouping in South Asia which includes all South Asian countries except Pakistan। हमारे मौजूदा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने 2017 में, जब वो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी थे, तब उन्होंने एक बात कही थी कि सार्क इज ए जैम्ड व्हीकल। सार्क अब खत्म हो चुका है, अब वो खराब हो चुका है वो व्हीकल। बेसिकली इस स्टेटमेंट से आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया इज हैविंग नाउ नो इंटरेस्ट और इंटेंशन टू रिवाइव सार्क। अब हम देखेंगे कि करंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं जिस कारण से हम लोग सार्क के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आपको पता है बांग्लादेश के अंदर जो पॉलिटिकल टर्बुलेंस हुआ है हाल फिलहाल में, तो वहाँ पे शेख हसीना जी की सरकार को हटा दिया गया है। अभी वहाँ पे एक एंटरिम गवर्नमेंट, तत्कालीन गवर्नमेंट बनाई गई है अंडर लीडरशिप ऑफ मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ने हाल फिलहाल में कहा कि वो भारत सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे, भारत सरकार से बातचीत करेंगे ताकि सार्क प्लेटफॉर्म को वापस से रिवाइव किया जा सके। तो उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होगी अक्टूबर 2024 में,
और वहाँ पे उनकी मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। वहाँ पे वो रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें वापस से सार्क को रिवाइव करना चाहिए। इट इज़ हाईली अनलाइकली कि इंडिया इज़ और इंडिया विल एक्सेप्ट सच आइडिया, बिकॉज सार्क पे तो पाकिस्तान भी है और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ हमारे इंटरैक्शंस हों। बट वी विल हैव टू वेट एंड वॉच, विल हैव टू सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। हाल फिलहाल में इंडिया और पाकिस्तान ने भी थोड़े से जो हॉस्टिलिटी थी उसके लेवल को मॉडरेट डाउन किया है। तो देखते हैं क्या होता है। मे बी सार्क में भी रिवाइव्ड ऑल्सो, देखेंगे अक्टूबर महीने में अगर ऐसा कुछ डेवलपमेंट होगा तो देन वी विल बी कवरिंग इट इन द न्यूज़पेपर एनालिसिस अगेन। सासेक ग्रुप जिसके बारे में मैंने चर्चा की, इकोनॉमिक ग्रुप जिसमें सारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, उससे रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। एक हिंट्स भी दे रखा है मैंने आपको, इस हिंट्स को पढ़ करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें एंड प्लीज सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सार्क प्लेटफॉर्म के ऊपर यूपीएससी ने मेंस में ये प्रश्न पूछा था 15 मार्कर का। जो आइडियाज हमने डिस्कस किए हैं उसी के बेसिस पे ये आंसर आराम से लिखा जा सकता है। तो आप कोशिश कीजिए इस आंसर को पहले खुद से लिखने की। जैसे मैंने कल भी कहा था कि हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट को क्लियरली आइडेंटिफाई करके और उसके बाद दोनों पार्ट को अलग अलग से अगर आप एड्रेस करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप वो करने की कोशिश करें। यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है कि सार्क का क्या, सार्क प्लेटफॉर्म को क्यों अबैंडन कर रहा है भारत, और उसमें पाकिस्तान के क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्या कर रहा है, किस किस तरीके से उसने किया, या इंटरनल अफेयर्स में किस तरीके से उसने इंटरफेयर किया है ऑफ अदर मेंबर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। तो ये 2 पार्ट हैं इस सवाल के। दोनों पार्ट के लिए अगर आप ठीक ठाक से पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ट्राई टू आइडेंटिफाई द number of questions within a question itself and then try to address all the questions within the given question and then you will get good marks. The next article is about IMEC, India Middle East Europe Mega Economic Corridor. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. क्या है ये IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर? नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि भारत को कनेक्ट किया जाएगा विथ यूरोपियन मार्केट्स वाया मिडिल ईस्ट कंट्री। ये मकसद है इस इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स का। ये जो IMEC है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको अनाउंस किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ड्यूरिंग द G20 समिट इन 2023, जहां पे इंडिया वाज हैविंग चेयरमैनशिप ऑफ G20 ग्रुप। ये जो IMEC कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इट विल इंक्लूड रेल लिंक एज वेल एज इलेक्ट्रिक केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन फॉर हाई स्पीड। It will include rail link, electricity cable, hydrogen pipeline as well as high speed data cable amongst these countries, India, Middle East and European countries. इससे कैसा होगा कि इन देशों के बीच में इंटीग्रेशन स्ट्रेंथन होगा, ट्रेड एंड डेटा इंफॉर्मेशन का फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा। तो उम्मीद की जा रही है कि जब IMEC इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो भारत और यूरोप के बीच में जो ट्रेड है उसको जितना वक्त लगता है वो 40% तक रिड्यूस हो जाएगा। गिवन द सिग्निफिकेंस ऑफ IMEC, इट इज समटाइम्स ऑल्सो नोन एज ग्रीन एंड डिजिटल ब्रिज। ग्रीन ब्रिज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो कनेक्टिविटी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर या पोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं, और काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, इसलिए इसको कहा गया ग्रीन ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। डिजिटल ब्रिज इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज इसमें डिजिटल इंफॉर्मेशन या डेटा ट्रांसफर के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, जैसे हाई स्पीड डेटा केबल। तो ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इट इज ओवरऑल पार्ट ऑफ PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। याद रखना है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स से पहले तो मैं रिवाइज कराऊंगा ही, लेकिन एक बार अभी भी ध्यान से सुन लीजिए। तो PGII का पार्ट है ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। PGII क्या है? तो PGII G7 कंट्रीज का इनिशिएटिव है जिसमें जो दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। तो भारत और भारत का मिडिल ईस्ट से कनेक्टिविटी, उसके अलावा बाकी अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी अंडर PGII। और उसी PGII का एक सब कंपोनेंट है इंडिया
मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो एक बार जरा डिटेल में अगर देखा जाए कि ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, तो बेसिकली इट विल हैव टू कंपोनेंट्स, जिसको नाम दिया गया है द ईस्टर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर विल एम एट कनेक्टिंग इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट, जैसे मुंबई कोस्ट या फिर गुजरात के जो कोस्ट्स हैं, मुंद्रा पोर्ट जैसे गुजरात का है, तो इन सबको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा दिस ईस्टर्न कॉरिडोर विथ द वेस्ट एशियन कंट्रीज थ्रू पोर्ट्स एज वेल एज रेल नेटवर्क। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ये पार्ट होंगे ऑफ ईस्टर्न कॉरिडोर ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर सेगमेंट ये रहा, और फिर इसका नदर्न कॉरिडोर होगा विच विल कनेक्ट मिडिल ईस्ट कंट्रीज विथ यूरोपियन कंट्रीज। तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज अगेन विल बी कनेक्टेड विद द यूरोपियन कंट्रीज थ्रू सीरीज ऑफ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो ओवरऑल इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, दैट इज पार्ट ऑफ PGII विच इज इनिशिएटिव ऑफ G7। और ये जो कॉरिडोर है, इसके भी दो पार्ट हैं, द ईस्टर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया विथ मिडिल ईस्ट एंड द नदर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग मिडिल ईस्ट विथ यूरोपियन कंट्रीज। फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोजेक्ट का फॉर इंडिया? स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है सबसे महत्वपूर्ण। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका आप कह सकते हैं रिप्लाई की तरह देखा जा सकता है ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक मेगा कॉरिडोर को। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको मैंने पहले भी आपको बताया है, इट्स अ मैसिव मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिसमें रोड, रेलवे लाइन, पोर्ट, पाइपलाइन सब बिछा रहा है चाइना in order to connect its market which is mainly located on the eastern side with European markets। तो पोर्ट्स के थ्रू, उसके अलावा रोड, रेल नेटवर्क, पाइपलाइन के थ्रू चाइना अपने जो लार्जर पॉपुलेशन सेटलमेंट है ईस्टर्न साइड में, उसको यूरोपियन मार्केट से कनेक्ट कर रहा है, ताकि चाइना के लिए एक्सपोर्ट की और पॉसिबिलिटीज ओपन हो। चाइना वैसे भी एक्सपोर्ट लीडर है, अभी तक तो है, धीरे धीरे लूज कर रहा है वैसे मार्केट, बट अभी तक तो एक्सपोर्ट लीडर है, एंड इट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रॉब्लम क्या है कि उसमें कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया के लिए इकोनॉमिक चैलेंजेस तो क्रिएट करेंगे ही, बट उससे ज्यादा इट इज क्रिएटिंग अ चैलेंज ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या चैलेंजिंग इंडिया सोवरेनिटी। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसमें मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो आप देखो, एक प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको आप देखो, इट इज मूविंग वाया POK रीजन। अभी POK रीजन जो है इट बिलोंग्स टू इंडिया, ऑफ कोर्स फॉर द टाइम बीइंग इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। तो POK रीजन से चाइना ने ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया विदाउट कंसल्टिंग इंडिया, विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम इंडिया। तो दैट मीन्स सिंस दिस CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज पार्ट ऑफ ओवरऑल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो इसका मतलब ओवरऑल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है चाइना का, वो भारत के लिए इकोनॉमिक चैलेंज तो क्रिएट कर ही रहा है, साथ ही साथ भारत की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी चैलेंज कर रहा है। तो इंडिया को कहीं ना कहीं ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कुछ ना कुछ तो काउंटर डेवलप करना ही होगा। तो इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू डेवलप सम काउंटर टू दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और आप मान सकते हैं कि ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इट इज अ काउंटर और इंडियाज रिप्लाई टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। उसके अलावा इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो हैं ही। भारत कि जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ, तो ट्रेड स्ट्रीमलाइन होगा। हमने देखा कैसे 40% तक जो टाइम है इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड का, वो कट डाउन होगा। एनर्जी सिक्योरिटी, वैसे भी इंडिया इज एन एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री, बहुत सारा हम ऑयल, नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम मिडिल ईस्ट कंट्रीज। अब इनके साथ अगर हमारी कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी तो एनर्जी इंपोर्ट और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा एट ए चीपर रेट, एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल कम डाउन, सो दैट विल स्ट्रेंथन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। प्लस देखिए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का एक फायदा रीजनल स्टेबिलिटी भी होता है। जब दो या दो से ज़्यादा देश आपस में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करते हैं थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मोर ट्रेड, उससे होता क्या है कि दे आर समहाउ इंड्यूस्ड टू मेंटेन हार्मोनियस रिलेशन, क्योंकि अब ट्रेड भी है और अगर आप कन्फ्लिक्ट करोगे तो ट्रेड लॉस भी होगा।
तो इसी कारण से जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, ट्रेड बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है रीजनल स्टेबिलिटी, बिकॉज वंस ट्रेड इज बीइंग डन एट अ सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो फिर अगर हॉस्टिलिटी हुई तो फिर वो ट्रेड लॉस भी होता है, तो वो स्टेक कोई लूज नहीं करना चाहता। इसीलिए इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस से रीजनल स्टेबिलिटी आती है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इन रीजन में आप मान सकते हैं कि विद सच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देयर विल बी रीजनल स्टेबिलिटी एज वेल। भारत और पाकिस्तान के बीच में हॉस्टाइल रिलेशन के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड लगभग ना के बराबर है। सो सिंस देयर इज नो इकोनॉमिक स्टेक इन्वॉल्व्ड इन हॉस्टिलिटी, दैट इज वाई बोथ साइड्स आर ओके। अभी आप ही बताइए, आप बहुत सारा सामान, अगर आपका मान लीजिए कोई फैक्ट्री है जहां से आप बहुत सारा सामान पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करते हैं, उस केस में यू वुड नॉट बी लाइकिंग टू हैव एनी कन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन विद पाकिस्तान, क्योंकि फिर आपके बिजनेस को नुकसान होगा। बट सिंस देर इज नो मच सिग्निफिकेंट ट्रेड बिटवीन द टू साइड्स, दैट इज वाई देर इज नो, यू मे से, एनी विलिंगनेस टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन, क्योंकि नथिंग मच इज एट स्टेक। चलिए, ये तो बात हो गई इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर की। ये न्यूज में क्यों आया वो देख लेते हैं। द न्यूज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। दो अलग अलग जगहों पे, इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया, उसके अलावा असम ट्रिब्यून में आर्टिकल आया, दो अलग अलग इवेंट्स में इस प्रोजेक्ट की बात की गई है। तो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब, ही वाज एड्रेसिंग कॉमर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, चेंबर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII एंड मेडिटेरियन बिजनेस कॉन्क्लेव। तो एक ग्रुप, एक ऐसे बिजनेस लीडर्स के ग्रुप को वो एड्रेस कर रहे थे। वहां पे उन्होंने गिनाए कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप का जो मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कट डाउन होगा, फास्टर कनेक्टिविटी होगी, मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ेगी, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो वो बता रहे थे। उसके अलावा इन सेपरेट मीटिंग, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, ही वाज मीटिंग विद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे's वाइफ। वहां पे भी उन्होंने बात की अबाउट the importance of IMEC, where he said कि IMEC will be cornerstone of global connectivity। तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके बीच में कनेक्टिविटी डेवलप करने के लिए जो PGII है, वो एक इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, और उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है IMEC। सो दैट इज वाई ही सेड कि IMEC is going to be cornerstone in global connectivity। The next article is about technical textile। This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view। क्या होते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल? देखिए, वैसे तो कपड़ों का महत्व जो है वो दो पर्पसेस से होता है। एक तो उनका डिजाइन, कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, और दूसरा कंफर्ट कैसा है। इस दो चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने लिए कपड़े खरीदते हैं। बट कुछ और भी अलग अलग तरह के टेक्सटाइल्स होते हैं जिनका मेन मकसद जो है वो हमें कंफर्ट देना या हमें फैशनेबल बनाना नहीं होता है। उनका मेन मकसद होता है टू परफॉर्म इन ए गिवन सर्कमस्टांसेस। उनको कहा जाता है टेक्निकल टेक्सटाइल्स। सो दे आर नॉट valued for their aesthetic property but rather for their performance in a given setup, that means for their technical performance। उसमें आ जाएगा, मान लीजिए, स्पेस सूट, जंप सूट, ये सब आ जाएगा। एप्रॉन्स, मेडिकल एप्रॉन्स, ये सब आ जाएगा एज पार्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। अभी अगर मौजूदा टाइम में बात की जाए तो इंडिया रिलाइज हेवली ऑन मीटिंग द नीड्स ऑफ इट्स टेक्निकल टेक्सटाइल। ओवरऑल लगभग हम लोग 15 से 16 बिलियन डॉलर का टेक्निकल टेक्सटाइल हर साल इंपोर्ट करते हैं। बट हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी ने कहा है कि भारत अब टेक्निकल टेक्सटाइल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए काम कर रहा है, एंड बाय 2030 यू कैन एक्सपेक्ट कि इंडिया विल बी नेट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल एंड वी विल बी अर्निंग अबाउट $10 billion फ्रॉम टेक्निकल टेक्सटाइल्स बाई एक्सपोर्ट बाई 2030। इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए इन ऑर्डर टू बूस्ट इट्स प्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल, जैसे कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ग्रेट स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सिर्फ टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए नहीं है, 20 से भी ज़्यादा आइटम्स के लिए है, जहाँ पे सरकार ने प्रॉमिस किया है मैन्युफैक्चरर्स को कि अगर वो अपने गिवन मैन्युफैक्चरिंग लेवल से
अपना ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, तो जितना यूनिट भी वो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इंक्रीज करते हैं उसका लगभग 4 to 6% सरकार उनको सब्सिडी के तौर पे देगी, ताकि उनको मोटिवेशन मिले फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो मान लीजिए कि कोई एक मैन्युफैक्चरर जो ऐसा सामान प्रोड्यूस करता है जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर कैटेगराइज्ड है, और वो मौजूदा टाइम में 1 करोड़ का सामान प्रोड्यूस करता है, अगर वो पीएलआई स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत 1 करोड़ की जगह पे 2 करोड़ का सामान प्रोड्यूस करने लगे, तो सरकार उस मैन्युफैक्चरर को उस एक्स्ट्रा 1 करोड़ प्रोडक्शन के लिए 4% to 6% यानी कि 4 लाख से लेकर के 6 लाख रुपए तक उसको सब्सिडी के तौर पे दे सकती है। तो 20 से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज के लिए पीएलआई स्कीम लेकर के आई है भारत सरकार इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उस पीएलआई स्कीम में टेक्निकल टेक्सटाइल्स को भी इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लाया गया है अलग से टेक्निकल टेक्सटाइल्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। 4 साल का ये मिशन है जिसमें टोटल लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें टेक्निकल टेक्सटाइल यूनिट्स खोले जाएंगे भारत के अलग अलग जगहों पे। उसके अलावा ग्रेट स्कीम का अगर नाम ही पढ़ोगे आप तो कुछ समझ आ जाएगा कि इसका मेन मकसद क्या है। ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ये है पूरा नाम ग्रेट स्कीम का। तो मतलब इसके अंतर्गत जो अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईआईटीज, एनआईटीज या उसके अलावा जो बाकी टेक्निकल टेक्सटाइल से रिलेटेड जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उनको 50 लाख रुपए तक का ग्रांट दिया जाएगा, ताकि अपने यहाँ पे वो इंक्यूबेशन सेंटर बनाए। इंक्यूबेशन सेंटर्स वो सेंटर्स होते हैं जहाँ पे नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए सपोर्ट दिया जाता है। तो आईआईटीज, एनआईटीज या बाकी टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशंस को 50 लाख रुपए का ग्रांट दिया जाएगा पर इंस्टीट्यूट, ताकि वो इंक्यूबेशन सेंटर बनाए और टेक्निकल टेक्सटाइल से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करें। तो ग्रेट स्कीम, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन एंड पीएलआई स्कीम की मदद से हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह का कहना है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया विल बिकम नेट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल विच वी आर राइट नाउ नेट इंपोर्टर। Next topic is about formalized gender apartheid. This topic is important from our syllabus GS paper for ethics and integrity point of view. Formalized gender apartheid. Gender apartheid मतलब होता है gender based discrimination and formalized gender apartheid मतलब कानून बना करके अगर discrimination हो gender based, तो that is a separate matter of और serious matter of concern। देखिए नॉर्मली जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, बट इन सोसाइटी सोशल नॉर्म्स इस तरीके के होते हैं पैट्रियार्कल कि जिसके कारण जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। बट अगर कानून बना करके सरकारें अगर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के लिए एक बेसिस प्रोवाइड करें तो दैट इज इवन मोर सीरियस कंसर्न, जो अभी देखने को मिल रहा है तालिबान रूल के अंतर्गत इन अफगानिस्तान। हुआ क्या है कि तालिबान के सुप्रीम लीडर जो है वहां पे अभी उन्होंने 114 पेज का एक नया कानून रिलीज किया है जिसको नाम दिया गया मोरालिटी लॉ फॉर विमेन। इसके अंतर्गत विमेन क्या क्या कर सकती हैं, उनके कंडक्ट्स को डिफाइन करने की कोशिश की गई है, रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई है व्हेन दे आर इन पब्लिक प्लेस। जैसे कि विमेन उनको अपने पूरे शरीर को ढक के रखना है, व्हील देयर एंटायर बॉडी, अवॉइड एनी टेम्पटिंग बिहेवियर, कोई भी ऐसा बिहेवियर नहीं दिखाना है जिससे मेल मेंबर्स सोसाइटी के उनके तरफ अट्रैक्टेड हों। वीमेन हैव टू रिमेन अनहर्ड अनसीन इन पब्लिक। देखिए ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सोसाइटी की तरफ से तो होता ही है, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ लॉ। सो फॉर्मलाइज जेंडर apartheid इसको कहा जा रहा है। वीमेन हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम लिसनिंग टू म्यूजिक, मिक्सिंग विथ मेन इन पब्लिक प्लेसेस, ऑल सच काइंड्स ऑफ इंटरैक्शंस आर फॉरबिडन। तो अब एथिक्स पेपर में कैसे इस्तेमाल किया जाए? एथिक्स पेपर में एक जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, जो स्टूडेंट्स एथिक्स पढ़ चुके हैं याद कीजिए, वी हैव डिस्कस्ड रिलेशन बिटवीन लॉ एंड एथिक्स, ये टॉपिक दिया हुआ आपके सिलेबस में। तो वहां पे हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे कि सर्टेन एक्शंस विच मे बी कॉल्ड लीगल बट अनएथिकल, उसमें आप इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं तालिबान का ये जो नया कानून है इन अफगानिस्तान फॉर विमेन मोरालिटी। उसके अलावा दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट कुड बी कोटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस बिलीफ लीड टू सप्रेशन ऑफ विमेन राइट्स। साथ ही साथ याद कीजिए मैंने आपको एथिक्स की क्लास में वैल्यूज, मोरालिटी, एथिक्स, इसके बीच में रिलेशन बताया है। तो वैल्यूज
जो है वो इंडिविजुअल के प्रेफरेंसेस, बस मैं याद करा रहा हूँ जिन्होंने भी एथिक्स पढ़ा हुआ है. व्हेन सर्टेन वैल्यूज बिकम वेरी स्ट्रांग एंड बिकम बेसिस फॉर राइट अगेंस्ट रॉन्ग, देन दे आर नोन एज मोरालिटी. एंड व्हेन एन इंडिविजुअल इज एबल टू क्रिएट कंसेंसस अराउंड हिज और हर मोरालिटी इन सोसाइटी, when most of the people in society start following the same standard of right against wrong, then that standard can be known as ethics, a collective understanding of right against wrong, while morality is an individual understanding of right against wrong. But कुछ इंडिविजुअल्स अगर अपनी सेंस ऑफ मोरालिटी को फोर्सफुल तरीके से समाज में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और लोग भले उसको माने भी, बट येट दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एथिक्स, इट कैन एट बेस्ट बी कंसिडर्ड एज फैनेटिसिज्म. आई होप आपको याद आ रही है ये बात जो हमने एथिक्स की क्लास में डिस्कस की है. एंड दिस करंट मोरालिटी लॉ brought by Taliban in Afghanistan at best can be called fanaticism but not ethical standard of Afghanistan. अभी इंटरनेशनल लेवल पे क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं दे आर सेइंग कि अगेन तालिबान इज शोइंग इट्स अर्लियर बिहेवियर. मैंने 15 अगस्त को एनालिसिस की थी 3 इयर्स ऑफ तालिबान, जहां पे मैंने आपको बताया था कि कैसे तालिबान पहले भी पावर में था अफगानिस्तान के अंदर 1996 से लेकर के 2001 में. उस टाइम में वो काफ़ी रेडिकल टेंडेंसी रखता था, इस्लामिक आइडियोलॉजीज को काफ़ी ऑर्थोडॉक्स तरीके से इंटरप्रेट करता था, जिसका सीधा सीधा नुकसान वीमेन के फ्रीडम पे पड़ा, वीमेन के राइट्स पे पड़ा. अभी यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट्स कर रहे हैं कि नाउ तालिबान इज अगेन शोइंग द सेम टेंडेंसी एटलीस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वीमेन राइट्स, और इसको उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि दिस इज नथिंग बट जेंडर एपार्थीड. एंड इवन मोर सीरियस कंसर्न इज फॉर्मलाइज्ड जेंडर एपार्थीड. कानून बनाकर के वीमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, एंड वीमेन आर बीइंग फोर्स्ड टू बी वॉइसलेस शैडोज इन सोसाइटी. तो ये सब टर्म्स एथिक्स पेपर में और एसे राइटिंग में आप अगर चुनेंगे तो आपका आंसर थोड़ा इनरिच्ड लगेगा. फॉर्मलाइज्ड जेंडर एपार्थीड, वॉइसलेस शैडो, दिस आर कमिंग फ्रॉम यूएन एक्सपर्ट्स. नेक्स्ट इज a topic with respect to Assam. CM Secretariat in Dibrugarh. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो चीफ मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि एक चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट अब डिब्रूगढ़ में इनॉग्रेट किया गया या बनाया गया. तो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट इन डिब्रूगढ़ वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब इन प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी, द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑल्सो. क्यों बनाया गया है सेक्रेटेरिएट इन डिब्रूगढ़, वो भी जरा देखते हैं. देखिए, असम सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए 2 तरीके अपनाए हैं, डिसेंट्रलाइजेशन का एफर्ट और दूसरा रीजनल डेवलपमेंट. ये दोनों वैसे तरीके आपस में इंटरलिंक्ड भी हैं. तो मतलब सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर गुवाहाटी या कामरूप मेट्रोपॉलिटन के अराउंड होगा, तो सारे के सारे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी हैं वो भी हो सकता है कि रिस्ट्रिक्ट होकर के रह जाएं इन कामरूप मेट्रो एंड सराउंडिंग एरियाज. तो क्यों ना जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो आसाम के अलग अलग हिस्सों में बनाए जाए. इसी को कहा गया डिसेंट्रलाइज्ड एफर्ट. और उससे क्या होगा कि रीजनल डेवलपमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आसाम विल बी सपोर्टेड. So, guided by this idea of decentralization and supporting regional development in several parts of Assam, especially Upper Assam, फैसला किया गया कि चीफ मिनिस्टर्स सेक्रेटेरिएट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन डिब्रूगढ़. ये जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट बनाया गया दैट हैज बीन क्रिएटेड एट वाटर रिसोर्स गेस्ट हाउस इन डिब्रूगढ़. चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे तिरंगे को फहराएंगे ऑन द रिपब्लिक डे. तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के दौरान सीएम टू अनफोल्ड ट्राई कलर इन डिब्रूगढ़. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, ये सवाल आया था यूपीएससी 2023 में. इसमें बस एक ही बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एनसीबीसी. अदर्स आर स्टैट्यूटरी बॉडीज ओनली. तो करेक्ट आंसर विल बी ओनली वन. श्रीलंका is located in South Asia, that is right. Myanmar is located in South East Asia, that is right. Bangladesh shares border with Thailand, this is wrong. Singapore is a landlocked country, again wrong. So correct answer will be 2. इंटरपोल से रिलेटेड पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है, दूसरा तीसरा गलत है. और ये वाला तो सिंपल क्वेश्चन था. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.